मूवी की स्टार्टिंग लाइटिंग मैक्विन से होती है जो डॉग को याद करता है क्योंकि आज नए सीजन की पहली रेस थी। मैक्विन रेस के लिए जाता है। रेस स्टार्ट होती है जहां उसके दो दोस्त केल और बॉबी भी रेस कर रहे थे जो मैक्विन की तरह ही बहुत अच्छे रेसर थे। अब रेस स्टार्ट होती है जहां तीनों दोस्त जीतने के लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन मैक्विन सबको पीछे छोड़ता हुआ रेस जीत जाता है। रेस के बाद केल मैक्विन से मजाक करता है और उसके ऊपर स्प्रे कर देता है। अगले दिन एक और रेस होती है जिसमें केल मैक्विन से जीत जाता है तो मैक्विन भी केल से अपने मजाक का बदला ले लेता है। इन सब चीजों में हमें पता लगता है कि केल और मैक्विन काफी अच्छे दोस्त हैं। अगले हफ्ते एक और रेस होती है और मैक्विन सबसे आगे होता है और बॉबी और केल मैक्विन के पीछे होते हैं, लेकिन लास्ट लैप में एक नया रेसर आता है जो बड़े आराम से मैक्विन को हरा देता है, जिसका नाम जैक्सन स्टॉर्म होता है। स्टॉर्म के जीतने की वजह से सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। रेस के बाद मैक्विन स्टॉर्म से मिलने जाता है जहाँ बातों बातों में स्टॉर्म मैक्विन की बेइज्जती कर देता है, जिससे मैक्विन को बहुत गुस्सा आता है, पर मैक्विन कुछ कर नहीं पाता। अब मैक्विन और केल को हराने की वजह से वो न्यूज में छा जाता है। आगे हम देखते हैं कि एक डाटा एनालिस्ट न्यूज में बताती है कि स्टॉर्म के जीतने की सबसे बड़ी वजह उसका एरोडायनेमिक डिजाइन और सिमुलेटर प्रैक्टिस करना है जो अब तक की कार में बिल्कुल भी नहीं है। अब धीरे धीरे स्टॉर्म सभी रेस बड़े आराम से जीतने लगता है। अब ये सब देखकर सभी टीम के स्पॉन्सर अपनी टीम के मेन रेसर को हटाकर उसकी जगह एक मॉडर्न रेसर को लेकर आने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केल अब रेसिंग से रिटायर होने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे लगता था कि वो मॉडर्न रेसर कार से नहीं जीत पाएगा। अपने दोस्त को रिटायर होता देख मैक्विन दुखी हो जाता है, लेकिन अब भी वो हार नहीं मानना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि रेसिंग ही उसकी जिंदगी है। अगले हफ्ते फिर से रेस होती है जिसमें मैक्विन भी रेस कर रहा था और वो स्टॉर्म को हराने के लिए फुल स्पीड में आगे बढ़ता है, लेकिन इसकी वजह से उसके टायर फट जाते हैं और उसका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जैसा कई सालों पहले डॉग का हुआ था। फिर सीन रेडिएटर स्प्रिंग पर शिफ्ट होता है जहाँ हम डॉग म्यूजियम में मैक्विन को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो डॉग की एक्सीडेंट वाली वीडियो देख रहा था क्योंकि उसे डॉग की वो बातें याद आ रही थी कि जब डॉग एक्सीडेंट के बाद फिर से रेस करने गए तो उन्हें रेस नहीं करने दी और उन्हें रिटायर कर दिया। और मैक्विन को भी ऐसा ही लग रहा था कि उसके साथ भी यही होगा। तभी वहाँ सेली आ जाती है और मैक्विन को हिम्मत न हारने को बोलती है। वो कहती है कि तुम अब भी अपने अंदर चेंजेस फिर से ला सकते हो और कुछ नया कर सकते हो। ये सब सुनकर मैक्विन मोटिवेट हो जाता है। इसके बाद मैक्विन अपने स्पॉन्सर डस्टी एंड रस्टी को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि मुझे मेरी ट्रेनिंग में कुछ चेंज करना होगा ताकि मैं अपनी स्पीड और बढ़ा सकूं। डस्टी एंड रस्टी मैक्विन को बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ तैयार कर रखा है, वो बस जल्दी से रस्टी ट्रेनिंग सेंटर आ जाए। फिर मैक्विन गुइडो और लुइजी के साथ रस्टी ट्रेनिंग सेंटर चला जाता है जहां उन्हें बाहर बहुत सारे रिपोर्टर मिलते हैं जो मैक्विन से उसके रिटायरमेंट के बारे में पूछते हैं, पर मैक्विन कुछ न कहते हुए अंदर चला जाता है जहां मैक्विन से डस्टी एंड रस्टी मिलते हैं जो मैक्विन को बताते हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी रस्टी को बेच दिया है क्योंकि अब वो जवान और हैंडसम नहीं रहे और अब वो मैक्विन की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी को स्टर्लिंग नाम के एक बंदे को बेच दी है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा ट्रेनिंग सेंटर चलाता है और अब से वो मैक्विन को स्पॉन्सर करेगा जिसकी वजह से वो भी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर सकता है। ये सब सुनकर मैक्विन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। फिर डस्टी और रस्टी वहाँ से चले जाते हैं। मैक्विन वहाँ पर अपनी और डॉग की बहुत सारी चीजें देखता है और फिर स्टर्लिंग भी वहाँ आ जाता है और फिर वो मैक्विन को स्पेशल सूट पहनाता है जिससे मैक्विन को उसकी हेल्थ और स्पीड की जानकारी मिलेगी। फिर स्टर्लिंग उसे ट्रेनिंग सेंटर दिखाता है जिसे देखकर मैक्विन चौंक जाता है क्योंकि वो ट्रेनिंग सेंटर बहुत ही एडवांस था और उसमें सिमुलेटर भी लगा हुआ था। इसके बाद स्टर्लिंग मैक्विन को क्रूज से मिलवाता है जो मैक्विन की नई ट्रेनर थी। क्रूज एक बहुत अच्छी ट्रेनर के साथ साथ एक बहुत अच्छी मोटिवेटर भी थी और सब उसे मोटिवेटर का भंडार कहते थे, पर वो बहुत ही चपड़ चपड़ करती थी, लेकिन वो मैक्विन को ट्रेन करने के लिए बहुत एक्साइटेड भी थी। इसके बाद क्रूज मैक्विन की ट्रेनिंग शुरू करती है जहाँ वो मैक्विन को कभी एक्सरसाइज तो कभी योगा करवाती है, पर मैक्विन सीधा सिमुलेटर पर ट्रेनिंग करना चाहता था, पर क्रूज इसके लिए मना करती है क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन मैक्विन को क्रूज की ट्रेनिंग बहुत बेकार लगती है और वो मौका पाकर सिमुलेटर पर चढ़ जाता है तो क्रूज उसे उतरने का कहती है क्योंकि वो अभी सिमुलेटर के लिए फिट नहीं था। उन दोनों को स्टर्लिंग ऊपर से देख रहा था। मैक्विन क्रूज से कहता है कि वो अगर सिमुलेटर ऑन नहीं करेगी तो उसकी शिकायत स्टर्लिंग से कर देगा। ये सुनकर क्रूज को सिमुलेटर को ऑन करना पड़ता है, पर सिमुलेटर के ऑन होते ही मैक्विन को अजीब लगने लगता है क्योंकि उसने आज तक ऐसा एक्सपीरियंस कभी भी नहीं किया था और वो सही से बैलेंस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो कभी वर्चुअली दीवार से टकराता है तो कभी किसी और चीज से टकराता है और मैक्विन गलती से वो सिमुलेटर तोड़ देता है। ये सब होता हुआ स्टर्लिंग भी देख लेता है और इतना बड़ा नुकसान होने की वजह से वो क्रूज को बहुत ज्यादा डांटता है कि उसे सावधानी रखनी चाहिए थी। इसके बाद स्टर्लिंग मैक्विन को अंदर बुलाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें रिटायर होकर अपने
टॉयज बेचने चाहिए और उसके लिए तुम फोटोज खिंचवा लो, क्योंकि अब तुम उन कार्स से टक्कर नहीं ले सकते। तो मैक्विन स्टर्लिंग से बस एक मौका मांगता है। तो स्टर्लिंग कहता है कि अगर वो आने वाला फ्लोरिडा रेसिंग कंपटीशन जीत गया तो वो रेसिंग कंटिन्यू कर सकता है, नहीं तो उसे रिटायर होकर उसके साथ टॉयज बेचने होंगे, जिसके लिए मैक्विन मान जाता है। पर वो कहता है कि वो यहाँ ट्रेनिंग करने की बजाय खुले में ट्रेनिंग करना चाहता है, क्योंकि उसकी स्पीड यहाँ कम हो रही थी। तो स्टर्लिंग उसे बाहर ट्रेनिंग करने की परमिशन दे देता है, पर वो क्रूज को उसके साथ भेजता है। फिर मैक्विन क्रूज को लेकर अपनी टीम के साथ एक बीच पर आ जाता है और प्रैक्टिस करने लगता है। फिर मैक्विन क्रूज से उसकी स्पीड मेजर करने को कहता है। तो क्रूज मैक्विन से कहती है कि आपके सूट में एक ट्रैकर लगा है और मैं अपने इनबिल्ट फोन से आपकी स्पीड मेजर कर सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे आपके साथ चलना होगा, क्योंकि रेंज के बाहर मेरा सूट सिग्नल रिसीव नहीं कर पाएगा। मैक्विन इसके लिए मान जाता है और फिर मैक्विन और क्रूज साथ में प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। पर क्रूज को मिट्टी वाली जगह पर दौड़ना नहीं आता था, क्योंकि वो सिर्फ सिमुलेटर पर ही दौड़ती थी, इसीलिए वो यहाँ सही से दौड़ नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से बार बार मैक्विन रेंज से बाहर चला जाता था और क्रूज उसकी स्पीड नहीं मेजर कर पाती थी। अब मैक्विन उसे बार बार अलग अलग तरीके से सिखाता है कि मिट्टी वाली जगह पर कैसे दौड़े। फिर धीरे धीरे क्रूज इसमें कामयाब हो जाती है और मैक्विन की स्पीड मेजर करती है, जो 318 किलोमीटर पर हावर, और ये स्ट्रोम से बहुत ही ज्यादा कम थी, क्योंकि अब तक उसकी स्पीड 348 किलोमीटर पर हावर हो चुकी थी। इसकी वजह से मैक्विन बहुत सैड फील करता है, क्योंकि उसका आज का दिन क्रूज को सिखाने में ही निकल गया था और वो अभी तक स्ट्रेट ट्रैक पर ही प्रैक्टिस कर रहा था। पर अभी तक तो उसे असली ट्रैक पर होना चाहिए था। पर तभी मैक्विन को थंडर होलो का बोर्ड दिखाई देता है, जहाँ पर रेसिंग होती है। ये देखकर मैक्विन खुश हो जाता है, क्योंकि वो अब असली रेसर के साथ रेस कर सकता था। इसके बाद मैक्विन अपनी टीम और क्रूज के साथ वहाँ चला जाता है, पर मैक्विन रेस से पहले ही अपने ऊपर कीचड़ डाल लेता है, ताकि कोई उसे पहचान न पाए और वो आराम से रेस में फोकस कर सके। इसके बाद मैक्विन रेसिंग ग्राउंड में जाता है, जहाँ क्रूज भी उसके पीछे आ जाती है, ताकि वो मैक्विन की स्पीड मेजर कर सके। लेकिन रेसिंग ग्राउंड में जाके उन्हें पता चलता है कि ये कोई रेस नहीं बल्कि एक दंगल है, जिसमें सभी कार एक दूसरे को मारती है और आखिर में जो कार बच जाती है वो जीत जाती है। ये देखकर मैक्विन और क्रूज वहाँ से जाने लगते हैं, पर ऑर्गेनाइजर उन्हें जाने नहीं देता। तभी वहाँ दंगल की सबसे खतरनाक खिलाड़ी आ जाती है, जिसका नाम फ्रीटर था। फ्रीटर बहुत ज्यादा बड़ी और ताकतवर बस थी और वो किसी भी कार को आसानी से पछाड़ सकती थी। उसे देखकर सारी ऑडियंस उसके लिए चेयर करती है। अब दंगल स्टार्ट होता है, जहाँ मिस फ्रीटर सबको मारने के लिए उसके पीछे भागती है, तो मैक्विन और क्रूज भागने लगते हैं। इसके बाद मिस फ्रीटर सबको गिराते हुए क्रूज के पास जाती है, पर मैक्विन क्रूज को बचा लेता है और मिस फ्रीटर फिसलकर उल्टी हो जाती है, जिसकी वजह से उसे मैक्विन पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि इसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरा शिकार है। फ्रीटर उठने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्विन अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके टायर में एक स्टील ब्लेड फंस जाती है। पर वो कैसे भी करके फ्रीटर के रास्ते से हट जाता है, जिसकी वजह से फ्रीटर स्टेडियम के बाहर लगे बोर्ड से टकराती है और गिर जाती है। अब क्रूज को इस रेस का विनर घोषित किया जाता है, क्योंकि वो अब तक अकेली थी जो अब तक स्टेडियम में भाग रही थी, और क्रूज को एक ट्रॉफी दी जाती है। पर तभी एक टैंकर से पानी निकलकर मैक्विन पर गिरता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर लगा कीचड़ धुल जाता है और सब उसे पहचान लेते हैं कि ये तो मैक्विन है। इसीलिए वो दोनों जल्दी से वहाँ से निकलते हैं। अब दंगल की वजह से उसका और टाइम वेस्ट हो जाता है और अब मैक्विन को गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ क्रूज मैक्विन से कह रही थी कि ये उसकी पहली रेस है जो वो जीती है और वो बहुत ही खुश थी, लेकिन मैक्विन को उस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि क्रूज को मैक्विन की ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए था, पर वो ऐसा नहीं कर रही थी। और अब मैक्विन अपना सारा गुस्सा क्रूज पर उतार देता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ही बेकार ट्रेनर हो, क्योंकि ट्रेनर वो होता है जिसने कभी खुद से रेस की हो, पर तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। ये सब सुनकर क्रूज सैड हो जाती है और वो टेलर से नीचे उतर जाती है और मैक्विन से कहती है कि वो भी एक रेसर बनना चाहती थी, क्योंकि वो बचपन से ही आपको रेसिंग करते हुए देखती थी, पर उसे कभी भी अपने पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि वो एक लड़की थी। उसे आज तक एक भी मौका नहीं मिला खुद को साबित करने का। ये सुनकर मैक्विन हैरान हो जाता है, लेकिन क्रूज निराश होकर वहाँ से चली जाती है। आगे मैक्विन न्यूज देखता है, जहाँ बस उसकी रिटायरमेंट की खबरें चल रही थी। ये देखकर मैक्विन दुखी हो जाता है और अपना मन हल्का करने के लिए मेटर को कॉल करता है, जहाँ बातों बातों में मेटर मैक्विन को स्मोकी के बारे में बताता है, जो किसी जमाने में डॉग के कोच थे। ये सुनकर मैक्विन को आइडिया आता है कि अगर स्मोकी उसे ट्रेन करे तो उसकी स्पीड बढ़ सकती है। अब मैक्विन क्रूज को ढूंढकर उसे मनाता है ताकि वो भी उसके साथ चले और उसकी स्पीड मेजर कर सके। क्रूज पहले तो इसके लिए मना कर देती है, पर मैक्विन को फिर से खुश और एक्साइटेड देखकर वो जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो दोनों स्मोकी से मिलने के लिए उसके टाउन में जाते हैं, जहाँ मैक्विन एक रेसिंग ट्रैक को देखता है जिस पर कभी डॉग प्रैक्टिस किया करते थे। ये देखकर मैक्विन ट्रैक का
का एक चक्कर लगाने से रोक नहीं पाता। तभी वहाँ स्मोकी आ जाता है और मैक्विन को एक बार में ले जाता है, जहाँ मैक्विन डॉग के दोस्तों को देखता है जो उस जमाने में डॉग के साथ रेस करते थे। यहाँ देखकर मैक्विन बहुत खुश होता है क्योंकि वो आज तक इनसे कभी भी नहीं मिल पाया था। आगे स्मोकी और डॉग के दोस्त डॉग के बारे में बताते हैं कि कैसे वो उसके जमाने में एक बेहतरीन रेसर था जिसे हराना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वहाँ एक फ्रेशर आया जो डॉग की तरह ही बहुत अच्छा रेसर था और वो एक दिन डॉग को हराने के लिए डॉग को दीवार की तरफ धकेलने की कोशिश करने लगा ताकि डॉग का एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन डॉग भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने उस दीवार को टच भी नहीं किया और छलांग मारकर दूसरी तरफ आ गए और रेस जीत गए। ये सुनकर मैक्विन निराश होता हुआ कहता है कि काश मैं भी उस वक्त डॉग को देख पाता। तो स्मोकी मैक्विन को बाहर ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब मैक्विन उनको सब कुछ बताता है कि अगर मैं ये रेस हार गया तो मैं फिर कभी भी रेस नहीं कर पाऊंगा। ये देखकर स्मोकी उसे बताते हैं कि डॉग एक्सीडेंट के बाद रेडिएटर स्प्रिंग चला गया था और उसने 50 साल तक मुझे कोई खबर नहीं दी, मगर फिर एक दिन डॉग के खत आना शुरू हुए और हर एक खत में तुम्हारा ही नाम था और डॉग की जिंदगी रेसिंग नहीं थी बल्कि तुम थे। डॉग तुमसे बहुत प्यार करता था। ये सुनकर मैक्विन इमोशनल हो जाता है और स्मोकी को उसे ट्रेन करने को कहता है, तो स्मोकी इसके लिए मान जाता है और सबसे पहले क्रूज के पीछे स्टॉर्म लिखवाता है क्योंकि मैक्विन को क्रूज को स्टॉर्म समझना होगा और सबके साथ ट्रैक पर जाते हैं जहाँ स्मोकी क्रूज को मैक्विन से थोड़ा आगे रखता है और स्मोकी कहते हैं कि तुम क्रूज को स्टॉर्म समझो और अब इसे हराने की कोशिश करो। उसके बाद मैक्विन क्रूज को हराने की कोशिश करता है पर हरा नहीं पाता। यह देखकर स्मोकी मैक्विन की अलग तरह से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं जहाँ वो उसे सामने से आ रही दिक्कतों से बचना सिखाते हैं और साथ ही स्मोकी मैक्विन को सिखाते हैं कि तुम्हें इन ट्रैक्टर्स को कार समझना होगा और इनसे बचते हुए आगे निकलना होगा। क्रूज भी मैक्विन के साथ ही ट्रेनिंग कर रही थी क्योंकि स्मोकी चाहते थे कि मैक्विन क्रूज को स्टॉर्म समझकर उससे आगे निकलने की कोशिश करें। पहले तो मैक्विन और क्रूज ये सब नहीं कर पाते पर वक्त के साथ साथ ये सब सीख जाते हैं और कुछ दिनों में माहिर हो जाते हैं। अब रेस वाला दिन आता है लेकिन उससे पहले मैक्विन वापस से क्रूज के साथ रेस करता है, लेकिन आज भी मैक्विन क्रूज को नहीं हरा पाता और उसकी वजह से उसका पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। अब मैक्विन सबको अलविदा कहकर क्रूज और अपनी टीम के साथ वहाँ से फ्लोरिडा के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस रेस के लिए सभी बहुत एक्साइटेड थे और न्यूज में वो डाटा एनालिस्ट बताती है कि आज स्टॉर्म के जीतने के 96.8% चांसेस है। अब मैक्विन वहाँ पहुंचकर अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने की कोशिश करता है पर वो अब ऐसा नहीं कर पाता। फिर मैक्विन रेस के लिए जाता है जहाँ रेस देखने के लिए मेटर और सेली भी आए थे और साथ ही स्मोकी भी मैक्विन को गाइड करने के लिए आता है। अब रेस स्टार्ट होती है जहाँ मैक्विन को सबसे लास्ट पोजीशन से स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि उसने बहुत सारी रेसिंग स्किप की थी, पर लास्ट पोजीशन पर होने के बावजूद भी मैक्विन सबको पीछे छोड़ता हुआ आगे निकलता है। तभी वो रेडियो में सुनता है कि स्टर्लिंग स्टेडियम में आकर क्रूज को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन क्रूज रेसिंग देखना चाहती थी, लेकिन फिर भी स्टर्लिंग क्रूज को वापस ट्रेनिंग सेंटर जाने को कहता है। ये सब सुनकर मैक्विन को क्रूज की वो बातें याद आती है कि उसे हमेशा से ही रेसर बनना था, लेकिन उसे किसी ने भी मौका नहीं दिया। अब मैक्विन जल्दी से अपनी टीम को कहकर क्रूज को वापस बुलाता है और जल्दी से अपनी टीम के पास जाकर क्रूज को रेस के लिए तैयार करने को कहता है क्योंकि उसे लगता था कि क्रूज उससे ज्यादा मौका डिजर्व करती है। पर स्टर्लिंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये रूल के खिलाफ है। स्मोकी बताते हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि ट्रैक पर सिर्फ कार का नंबर दिखना चाहिए, यह मैटर नहीं करता कि कौन सी कार रेस कर रही है। लेकिन फिर भी स्टर्लिंग इसके लिए मना करता है तो मैटर उसे पकड़कर पीछे कर देता है और मैक्विन की टीम जल्दी से क्रूज पर नंबर 95 लिखकर उसे रेस के लिए भेज देती है। अब क्रूज पहली बार इतनी सारी ऑडियंस को देखकर डर जाती है, पर तभी मैक्विन उसे रेस पर फोकस करने को कहता है। फिर क्रूज स्पीड बढ़ाती है पर अब भी वो सबसे पीछे थी, तो मैक्विन उसे उसकी ट्रेनिंग याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने ट्रैक्टर के बीच से निकलने की ट्रेनिंग की थी और क्रूज सभी कारों को ट्रैक्टर समझती है और वो धीरे धीरे सभी कार को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलने लगती है और टॉप 10 में पहुंच जाती है और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए स्टॉर्म के बराबर आ जाती है। अब स्टॉर्म क्रूज को अपने पास देखकर उसे नीचा दिखाने लगता है जिससे क्रूज का कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, पर तभी मैक्विन क्रूज को कहता है कि स्टॉर्म तुमसे जल रहा है इसीलिए वो ऐसा कह रहा है। ये सब सुनकर क्रूज वापस उसके पास आ जाती है और स्टॉर्म को पकाने लगती है, जिसकी वजह से स्टॉर्म को गुस्सा आ जाता है और क्रूज के बिल्कुल बराबर होने पर वो क्रूज को दीवार की तरफ धक्का देने लगता है। पर क्रूज को डॉग की वो बात याद आती है और वो बड़ी सी जंप लगाकर दूसरी साइड आ जाती है और रेस जीत जाती है। ये देखकर सभी लोग और न्यूज वाले हैरान हो जाते हैं। आगे क्रूज खुश होते हुए मैक्विन के पास जाती है, वहाँ स्टर्लिंग भी आ जाता है और क्रूज को बधाई देने लगता है और क्रूज उसे अपनी कंपनी के लिए उसे परमानेंट रेस करने को कहता है। तो क्रूज कहती है कि वो उसके लिए रेस नहीं कर सकती और न ही जॉब कर सकती है। तभी डायनेगो कंपनी के मालिक आ जाते हैं और क्रूज को उनकी टीम की तरफ से रेस करने
करने को बोलते हैं तो इसके लिए क्रूज मान जाती है। फिर स्टर्लिंग मैक्विन को कहता है कि कल से तुम ऑफिस आ जाना फोटो शूट के लिए, क्योंकि उसे लगता था कि मैक्विन रेस हार गया है। पर तभी क्रूज के साथ मैक्विन का भी नाम आता है, क्योंकि जीतने पर रेस शुरू करने वाला और रेस खत्म करने वाला दोनों का नाम आता है। यह देखकर सैली और मेटर स्टर्लिंग से कहते हैं कि अब मैक्विन जब चाहे रिटायर हो सकता है और तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, और स्टर्लिंग को इसके लिए मानना पड़ता है। फिर मैक्विन कहता है कि उसे अभी भी कुछ और करना है। फिर सीन रेडिएटर स्प्रिंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ मैक्विन अपना कलर बिल्कुल डॉग की तरह कर लेता है और सबको बताता है कि डायनेको के मालिक ने स्टर्लिंग की कंपनी को भी खरीद लिया है और अब वो क्रूज का और मैक्विन का दोनों का स्पॉन्सर है। इसके बाद मैक्विन क्रूज को रेस के लिए चैलेंज करता है और इनकी इसी रेस के साथ मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपने कार्स की फर्स्ट और सेकंड मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।